अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 2 स्टार्ट हो गया जी हमारा कैफ 1 FAR का। और कल हमने एक ख़ास काम तो नहीं किया था, थोड़ी गपशप लगाई थी, सिलेबस की बात की थी और कंपोनेंट्स ऑफ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम आए थे। और मैंने स्टेटमेंट ऑफ चेन इक्विटी तो नहीं बनवाई आपसे, लेकिन उसके अंदर एक दो कॉलम्स मैंने आपको बनवा दिए थे, लेकिन बनवाए ज़रा लेजर की फॉर्म में थे। जो आप पहले कॉलमनर फॉर्म में कैपिटल लिखा करते थे, उसको मैंने आपको लेजर में कन्वर्ट करना सिखाया। फिर इंडिविजुअल के केस में हमने बात ये की थी, अगर कोई इंडिविजुअल है तो या सोल प्रोपराइटर है जो आप पढ़ के आए हैं, तो वो कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है उसकी अकाउंटिंग के अंदर। और ओनर जो भी कुछ घर से लाए, कैश लाए, आपने बचपन में एंट्री पढ़ी हुई है, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। अगर वो घर से गुड्स उठा के ले आए, लाता था ना इंट्रो में, तो आपने एंट्री सीखी हुई है, मुझे भूल गई है, बोल दें। डेबिट क्या, डेबिट डेबिट क्या, डेबिट परचेजेस अगर पीरियोडिक सिस्टम यूज कर रहे हैं, और इन्वेंट्री डेबिट अगर परपेचुअल यूज कर रहे हैं। तो चले मैं परपेचुअल वाला ही बोल देता हूँ, इन्वेंट्री डेबिट कैपिटल क्रेडिट। और अगर कोई फिक्स एसेट घर से उठा के ले आए तो फिक्स एसेट डेबिट कैपिटल क्रेडिट। इसका मतलब ओनर घर से जो भी लाता है उसको सोल प्रोपराइटर के अंदर उसको हम क्या कहते हैं जी, ये पेएबल टुवर्ड्स अब ओनर है, ये कैपिटल है, कैपिटल बढ़ गया। और बिजनेस से कुछ भी निकाल कर ले जाता था, अब वो कैश ले जाता तो एंट्री होती थी नहीं, पहले ड्राइंग्स की एंट्री कर लेते हैं, बेहतर जैसे सीखा था। वैसे तो सही बोला आपने भी, ठीक है, लेकिन हम एंट्री करते हैं ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट। गुड्स ले गया तो ड्राइंग्स डेबिट परचेजेस या इन्वेंट्री क्रेडिट, और अगर फिक्स एसेट ले गया तो ड्राइंग्स डेबिट फिक्स एसेट क्रेडिट, ठीक है। और फिर ड्राइंग्स और कैपिटल को ट्रायल में से उठाते थे, लेजर बन के ट्रायल में चले गए ना, और वहाँ पे बैलेंस शीट में उसको नेट कर देते थे। खैर, फिर मैंने आपको असल में कल ये कहा था कि ये स्टेटमेंट फॉर्म है, इसको कैपिटल में कन्वर्ट करें, तो वो जो ड्राइंग्स है उसको कैपिटल के अंदर ही हम डेबिट साइड पे शो कर देते थे। और भाई ने डायरेक्ट एंट्री बोली, ये भी बिल्कुल ठीक है सोल प्रोपराइटर की हद तक, कैपिटल डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। एनीवेज, फिर मैंने आपको कहा कि अगर मिसाल के तौर पे एक बिजनेस हमने शुरू किया, सोल प्रोपराइटर है, इंडिविजुअल की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो ओनर जो घर से पैसे लाए, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। जो बिजनेस ने कमाया वो भी ओनर का ही है, जो ओनर घर से लाया वो भी ओनर का, जो बिजनेस ने कमाया वो भी ओनर का। तो एंट्री पड़ी प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट कैसे निकलता है, मैंने थोड़ी सी बात कल की थी, क्लोजिंग एंट्रीज मेरे सिलेबस में तो नहीं है, इंट्रो में बचपन में पढ़ के आते हैं, बार थोड़ी सी बात की थी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जितने भी आइटम्स होते हैं वो सारे के सारे क्लोज हो जाते हैं पीएनएल के अंदर, ठीक है। इसीलिए किसी पीएनएल के आइटम का आपको कभी ओपनिंग बैलेंस नहीं नजर आएगा। भाई आज साल शुरू हुआ, सेल्स, ओपनिंग सेल्स कितनी है जी, ओपनिंग परचेजेस कितनी है जी, ओपनिंग रेंट, ओपनिंग सैलरीज, ओपनिंग लेटर, ये कुछ नहीं होता, ठीक है ना। सेल्स, परचेज, जो भी पीएनएल के आइटम्स हैं वो सारे के सारे क्लोज कर दिए जाते हैं पीएनएल के अंदर। तो सेल्स हैं, इनकम्स हैं क्रेडिट नेचर की, तो डेबिट करके पीएनएल में क्रेडिट, और एक्सपेंसेस हैं तो एक्सपेंसेस को डेबिट नेचर के अंदर क्रेडिट करके पीएनएल में डेबिट। अब वो डेबिट क्रेडिट नेट होते हैं, अगर क्रेडिट्स बढ़ जाए तो प्रॉफिट और डेबिट्स बढ़ जाए तो लॉस। अब मिसाल के तौर पे हमारी एग्जांपल में क्या है, प्रॉफिट आया हुआ है, तो ये प्रॉफिट फिर क्लोज होता था कैपिटल में जाकर, ठीक है। अब वो कैसे क्लोज होता है, प्रॉफिट है तो नेचर क्रेडिट है, तो डेबिट करके कैपिटल में क्रेडिट कर देते थे हम, ये कैपिटल क्रेडिट हुआ पड़ा, ठीक है। तो खैर, एंट्री क्या करनी, डायरेक्ट लिख देते हैं कि कैपिटल क्या करता था, प्रॉफिट क्या करता था, कैपिटल को बढ़ाता था, और ड्राइंग्स कैपिटल को कम करती, मेरे सवाल में थी नहीं। तो सोल प्रोपराइटर के अंदर आपका ओनर जो घर से पैसे लाया वो भी कैपिटल अकाउंट में गया, और जो बिजनेस ने कमाया वो भी कैपिटल अकाउंट में गया, और जो ओनर ने विड्रॉ किया वो भी कैपिटल अकाउंट में आपने डाल दिया, ठीक है। लेकिन ये समझ आ गई थी? किस किस ने घर पे ये लेक्चर लिया सर, दोबारा बताएं। सुभान अल्लाह, कितने अच्छे बच्चे हैं, आपको लेना पड़ेगा भाई लेक्चर, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन जब हम कंपनी, अच्छा फिर उसके बाद ये क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बना, ओनर घर से मजीद पैसे नहीं लाया अगले साल, लेकिन बिजनेस ने मजीद कमाए पैसे, ठीक है, तो फिर वो प्रॉफिट कैपिटल को और बढ़ा गया, और क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल के अंदर आपने इसको प्रेजेंट कर दिया। लेकिन जब हम कंपनी की अकाउंटिंग में आते हैं, ठीक है, तो उसमें हमने क्या कहा था जी कि हाँ, बहुत सारे ओनर्स होते हैं, अकेला तो है नहीं, इसलिए हर कोई कैपिटल में अपना अपना शेयर लेकर आता है, ठीक है। इसलिए हम कैपिटल की बजाय कैपिटल अकाउंट का नाम क्या रखते थे हमने, शेयर कैप। इसकी अकाउंटिंग सीखेंगे, इशुएंस की एंट्री सीखेंगे, शेयर कैपिटल जो घर से पैसे ओनर लेकर आते हैं उसके बदले में कंपनी उन शेयर होल्डर्स को
एक सर्टिफिकेट देती है, शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये सारी अकाउंटिंग इंशाल्लाह हम सीखेंगे, ओके। फिलहाल सादा बात मैंने कर दी थी कि बस एंट्री वही है जो पैसे लाने की थी सोल प्रोपराइटर के केस में, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, बस कैपिटल का नाम बदल के क्या कर दिया। और दूसरी बात आपको कही थी कंपनी के केस के अंदर, क्योंकि ये पैसे कभी कंपनी ने अपनी जिंदगी में वापस नहीं करने, तो एक तरह से फिक्स कर देना था इसको अलग से। तो घर से आने वाले पैसों को शेयर कैपिटल के अकाउंट में डाला था, और जो बिजनेस ने कमाने हैं प्रॉफिट्स वो रिटेन्ड अर्निंग्स में डाल दिए थे, ठीक है। तो वो बेसिकली वो जो नेट प्रॉफिट क्लोज होता था कैपिटल में, अब वो नेट प्रॉफिट क्लोज होता है रिटेन्ड अर्निंग। एंट्री तो वही है, नेट प्रॉफिट डेबिट करके रिटेन्ड अर्निंग्स में क्रेडिट कर देते, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग्स नाम से जैसे अर्निंग्स हैं और रिटेन्ड है, रिटेन्ड है मतलब बिजनेस में पड़ी है, ओनर निकाल कर लेकर नहीं गया, ठीक है। तो कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, और उसके बाद प्रॉफिट्स जो आए वो रिटेन्ड अर्निंग्स में आ गए। तो ये कैपिटल का क्लोजिंग और रिटेन्ड अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस शीट में इक्विटी में नजर आएगा। जिससे पहले कैपिटल एंड लायबिलिटीज कहा करते थे, इसको अब आप इक्विटी एंड लायबिलिटीज कहेंगे, ठीक है। तो इक्विटी क्या होती है, पेएबल टुवर्ड्स ओनर। ओनर बिजनेस में जो पैसे घर से लाया वो भी ओनर के हैं, जब कंपनी बंद होगी तो वे पैसे वापस मिल जाएंगे उसको। जो बिजनेस ने कमाए हैं वो भी ओनर के हैं, निकाल सकते हैं अपनी जिंदगी में ही कंपनी की, या कंपनी के बंद होने के केस में वो भी ओनर को ही मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ये रेजिडुअल इंटरेस्ट होता है, फिर कभी डेफिनेशन पढ़ेंगे। एनीवेज, तो इक्विटी के अंदर शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम अलग आ गए। यहीं पे आपका एक दो आइटम्स और आएंगे। तो ये जो इक्विटी है इसके अंदर जितने आइटम्स हैं उनकी मूवमेंट स्टेटमेंट चेन इक्विटी कहलाएगी। मौका आने पे करेंगे, अलग से एक टॉपिक है, मैंने आपको कल बताया था, ठीक है, ओके। अब अच्छा, अलग टॉपिक भी है, फाइनल अकाउंट्स के अंदर भी वो चेन इक्विटी बनवा सकता है, और IAS 8 के साथ मिक्स करके, वो बहुत फेवरेट उसका टॉपिक है, वो बनवाता है। अब टॉपिक ही टोटल 3 है इस ग्रिड के अंदर। तो अगर कैश फ्लो का बड़ा सवाल इस बार आ जाए जो कि एक्सपेक्टेड है, तो फिर 10 नंबर का सवाल तो इधर से फिर भी आ सकता है। तो उसने नंबर तो पूरे करने 20-25 नंबर, ये बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, याद रखना। 15 नंबर का बड़ा सवाल आया, 10 नंबर का छोटा सवाल आया, फर्क क्या पड़ता है। नॉलेज पूरा होगा तो दोनों सवाल हो सकते हैं, चाहे 10 वाला चाहे 15 वाला। आधा पर्चा शॉर्ट क्वेश्चन वाला, आप छोटे सवाल छोड़ के चले जाओगे क्या, नहीं, ठीक है ना, हर चीज पढ़नी है। एनीवेज, तो ये आपकी चेन इक्विटी, सॉरी ये इक्विटी आ गई। क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग, क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स ओपनिंग। ड्रॉइंग्स का नाम बदल के डिविडेंड कर दिया था, और वो डिविडेंड का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। और प्रॉफिट्स कहां पड़े हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स में, तो इसलिए रिटेन्ड अर्निंग्स को डेबिट करते हैं और कैश क्रेडिट कर दिया करते हैं। ड्रॉइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट में क्या हो गया, अब रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट कैश क्रेडिट, बस इतनी सी बात है। रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट कैसे हो रही हैं, प्रॉफिट्स की वजह से क्रेडिट हुई थी, प्रॉफिट्स पड़े थे वो निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने थोड़ी सी बात की थी कंपनी केस में। कंपनी के केस में आपका शेयर कैपिटल का अकाउंट फिक्स रहेगा। एक चीज होती है बाय बैक ऑफ शेयर्स, वो आपके सिलेबस में है ही नहीं, पहले 2-3 साल पहले हुआ करती थी, तो फिर जान ही छूट गई। अब आपका शेयर कैपिटल का अकाउंट हमेशा क्रेडिट ही हुआ करेगा, क्रेडिट ही हो सकता है, इसने कभी डेबिट नहीं होना आपके सिलेबस के अंदर, आपके कैफ के अंदर ये डेबिट नहीं होना, ठीक है, सही है। अच्छा, उसके बाद कुछ भी नहीं है, बस ठीक है, ये थोड़ी सी बात कर ली थी। अब हमने बात करनी थी किसकी जी, फाइनल अकाउंट्स का टॉपिक नहीं करा रहा मैंने आपको कहा था, लेकिन मैं P&L और बैलेंस शीट ज़रा आपको बनवाना चाह रहा हूँ ताकि थोड़ी सी रिवीजन भी हो जाए। जिन्होंने चॉइस में छोड़ा था वो टॉपिक, उनको भी थोड़ा आइडिया हो जाए P&L बैलेंस शीट, क्योंकि जिन्होंने चॉइस में छोड़ा भी है ना ये टॉपिक, इन्होंने एज अ टॉपिक इसको चॉइस में छोड़ा है। लेकिन जो बुनियादी P&L बैलेंस शीट होता है वो तो मजबूरी में सब नहीं बनाया होगा, क्योंकि हमारी कहानी अकाउंटिंग में स्टार्ट ही वहीं से होती है। ट्रांजैक्शंस आती हैं, उन ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री करना सीखते हैं, जर्नल बनाते हैं, फिर उससे लेजर्स बनाते हैं, फिर लेजर्स के क्लोजिंग बैलेंसेस बनाते हैं, उन क्लोजिंग बैलेंसेस से ट्रायल एक्सट्रैक्ट करते हैं, और ट्रायल से एक सादा सा P&L बैलेंस शीट जो बनता है, वो जो आपने बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर सीखा था P&L बैलेंस शीट, सिर्फ वही मैं बनवा रहा हूँ, बस उसको बनवा रहा हूँ IAS 1 के तहत। बस एक अच्छा सा फॉर्मेट होगा उसके अंदर, और कुछ नहीं। और जो चेंज आनी है उसके अंदर वो ये जो मैंने आपको बता दी है, ये कैपिटल की बजाय वहां ओपनिंग कैपिटल ट्रायल में पड़ा होता था, यहाँ पे शेयर कैपिटल ट्रायल में पड़ा होगा, और रिटेन्ड अर्निंग्स अलग पड़ी होंगी, और जो P&L बना के प्रॉफिट निकालोगे वो रिटेन्ड अर्निंग्स में आप ऐड कर दोगे, बस इतनी सी कहानी, ठीक है, सही है। अच्छा, तो फिर आज हम फॉर्मेट की बात पहले कर लेते हैं। फॉर्मेट ना यहीं पे बना लेते हैं, क्योंकि ये फिर हमें बार बार रेफर करना पड़ा करेगा इंशाअल्लाह। रेन इज कमिंग है, फॉलिंग, अच्छा,
This is fast English. Who said falling? This is my English is fast. Okay. This you will not catch this English. Okay. Oh, ये मैंने कल एक बात कही थी, इन्होंने लेक्चर में सुनी नहीं, काम दी गल सुनी नहीं। मैंने कहा था कि शुगल शुगल मुझे लगाने देना, इस क्लास का मस्करा मैं खुद हूँ, लेकिन इस क्लास का डॉन भी मैं खुद हूँ, क्योंकि अगर दोनों तरह से चलेगा तो ये तो स्टेज ड्रामा बन जाएगा, क्लास थोड़ी रहेगी। ठीक है, ये नहीं सुनी थी बात, तुमने लेक्चर डबल स्पीड में सुना है। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ, कितनी स्पीड में सुना है लेक्चर? 2.5x पे सुना है इसने। शर्म आनी चाहिए, बैठ जाओ। शर्म आ रही है? शर्म कहते नहीं आ रही। ऐसे नहीं होना चाहिए बेटा, कम से कम शर्म आनी चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, अब बड़े हो गए, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम आज बनाएंगे। जो आप बनाते थे वो इसका एक हिस्सा था। इंट्रो के अंदर जो आपने स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम नाम लिखा था, शायद यही नाम लिखा ऊपर, पर आप ये इसका एक हिस्सा बनाते थे। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के दो हिस्से हैं, एक है इसमें प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो आपने बनाया, और एक इसके अंदर OCI अदर कंप्रीहेंसिव इनकम का पोर्शन भी होता है। मैं भी पता हो, मैं भी ना पता हो, मुझे नहीं पता, लेकिन आप पता लग जाएगा इंशाल्लाह, लग पता जाएगा। ठीक है, नहीं पता लग जाएगा। तो PNL, ये वो PNL है जिसके अंदर आप सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल लिखते थे, फिर कॉस्ट ऑफ सेल की हेडिंग देते थे, और कॉस्ट ऑफ सेल की हेडिंग देखने के लिए लिखते थे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस करके क्लोजिंग, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल निकालते थे। ये काम यहाँ नहीं करना फेस पे, ये वर्किंग में करेंगे, जाके करेंगे वही कॉस्ट ऑफ सेल वैसे ही निकलेगी। ओपनिंग स्टॉक प्लस पर, अगर ओपनिंग स्टॉक ट्रायल में पड़ा है तो ओपनिंग उठाएंगे, परचेज ट्रायल में से उठाएंगे, रिटर्न होगी तो नेट करेंगे, कोई उसके अंदर कैरेज होगा तो ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करके यहां से निकाल के, वो करना वही है, पर करेंगे वर्किंग में। फेस के ऊपर आपको लाइन आइटम के तौर पे सिर्फ एक ही लाइन आइटम अलाउड है, उसका नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल। तो PNL का फॉर्मूला बनना शुरू हुआ जी। मैंने कल ये बात की थी 2.5x, यार इसमें कितना अजीब लग रहा हूं मैं, ऐसे ऐसे करके, है ना? शर्म नहीं आ रही फिर भी? सेल्स, नेट सेल्स फेस पे शो करनी है। अब फेस पे शो करने का मतलब, मैंने कहा था इतनी गुंजाइश है कि अगर सेल है ट्रायल में और रिटर्न है तो यहाँ पे नेट करके शो कर दो। जब आप एक्चुअल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश करने वाली बनाओगे वहाँ पे तो इसकी इजाज़त नहीं है, लेकिन पर्चे में इसकी इजाज़त है। इसको एक लाइन आइटम ही दिया है मैंने, फेस पे नेट ही शो हुआ है। फेस पे नेट कब नहीं होगा? जब एक लाइन में सेल्स लिखी हो PNL के फेस पे, अगले में लेस सेल रिटर्न लिखी हो और फिर नेट सेल लिखी हुई हो। तो ये आपने एक लाइन आइटम में नहीं लिखा, 3 लाइन आइटम में सेल को प्रेजेंट, ये इसकी इजाजत नहीं है। ठीक है ना? एनीवेज, सेल्स आ गई, लेस करते होते हैं जी इसमें से आप क्या चीज? कॉस्ट ऑफ सेल्स। आप कॉस्ट ऑफ सेल्स की सारी कहानी वर्किंग में करेंगे, वर्किंग बनाएंगे, ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग वाली, ये वर्किंग होगी। ठीक है जी, करते हैं इंशाल्लाह। तो वहां से कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर निकल आएगी। सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल क्या होता है? बोलो, ग्रॉस प्रॉफिट। जब से ये मेरा वन नोट चेंज हुआ है ना, ये तो जिंदगी जो है ना वो परेशान कर दिया इसने जी। ग्रॉस वाला प्रॉफिट, ये वो हिस्सा भी है जिसको आप बचपन में प्यार से ट्रेडिंग अकाउंट कहा करते थे। ठीक है, यानी कि PNL के अंदर भी समझा, देखें तो दो हिस्से बनते थे, एक ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट GP से लेकर नेट प्रॉफिट तक, लेकिन हम इसको PNL ही कहा करेंगे। सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, GP आ गया। GP के बाद लेस क्या करते थे आप यूं लिखते थे ऐड अदर इनकम, एक दो लाइनें खाली, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और सारे जान के खर्चे इधर लिखकर, और फिर नेट प्रॉफिट। इसकी इजाजत नहीं है, अब इसकी इजाजत नहीं है। ठीक है, क्या करेंगे? आपने सारे एक्सपेंसेस को, चलो ठीक है, अदर इनकम भी है बाद में, सारे एक्सपेंसेस को आपने क्लासिफाई करना है फंक्शंस को देखते हुए। ये जो मैं आपको PNL सिखा रहा हूँ, ये एक्सपेंसेस को क्लासिफाई कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन, जो आपने पहले भी सीखा हुआ है। आज जो सिखा रहा हूँ बस उसको ज़रा हम समराइज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन IAS 1 ने एक और फॉर्मूला भी PNL का बताया हुआ है, बाय नेचर। वो फाइनल अकाउंट के चैप्टर में जाके कराऊंगा, एक सवाल क्लास में कराऊंगा, एक सवाल या होमवर्क में या टेस्ट में दे दूंगा बस। तो वो भी एक है, लेकिन फिलहाल जो ज़्यादा मशहूर है, जो ज़्यादा यूज़ होता है, हमेशा आप देखते आए हैं, ठीक है, वही कर रहे हैं हम। तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आप लेस करेंगे इसमें से सेलिंग एक्सपेंसेस, बस। अब सेलिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या हो सकता है बेटा जी? अगर मैं ना एक, मेरे ख्याल में ना एक फैक्ट्री लगा लेते हैं, बल्कि एक
मैंने फैक्ट्री ने एमए के अंदर एक फैक्ट्री लगाई थी जोहर के बाद, असल में रोज़ा भी लगा हुआ था तो हमने फिर फैक्ट्री बना ली थी, लगा ली थी बल्कि बना, हाँ लगाई थी नहीं खैर बनाई थी। कैफ केड़े वाला पाई वाला, ये देख यही बिजनेस है, इसी की अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो ये जनाब हमारी फैक्ट्री है, ओके, ये फैक्ट्री है, यहाँ पे हम कुछ भी बनाते हैं, लेट से गाड़ियाँ बनाते हैं, ठीक है, मैंने गाड़ियाँ बनाई थी कल दोपहर के बाद। उसके बाद ये जब गाड़ियाँ बन जाती हैं तो इनको बेचते हैं शोरूम में खड़ी करके, और फिर एक हेड ऑफिस भी होता है जहाँ पे आप लोग बैठे हैं, एडमिन वाले बैठे हैं, अकाउंट्स वाले यहाँ बैठे होते हैं, ठीक है। फिर साइंसदान भी बिठाए हुए हैं आपने जो नए नए डिज़ाइन गाड़ियों के बना रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज लेके आ रहे हैं, R&D डिपार्टमेंट चल रहा है, ठीक है। तो ये एक बिजनेस है, ये कोई भी बिजनेस है उसके अंदर बड़े बड़े ये तीन फंक्शंस होते हैं, बड़े बड़े ये तीन फंक्शंस होते हैं, फैक्ट्री है, फिर सेलिंग और एडमिन, ठीक है। अब इसी के अंदर कुछ और क्लासिफिकेशन थोड़ी सी हम बढ़ा लेंगे, ठीक है, वो बाद में देखते हैं। लेकिन गाड़ियाँ यहाँ पर बनेंगी, ठीक है, प्रोडक्ट की कॉस्ट यहाँ पर पड़ी हुई है, मटेरियल से लेकर, ये लेबर है, ये लेबर है, ये उनके सुपरवाइज़र है, यहाँ पे फैक्ट्री मैनेजर भी होना चाहिए था, वो भूल गए वो बिठाना, ठीक है, ये गार्ड है, ये सब। तो मटेरियल है, लेबर है और ओवरहेड्स हैं, ये सारे खर्चे प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा बनते हैं। प्रोडक्ट तैयार होती है, तैयार होकर शोरूम में चली जाती है, ठीक है। अब जितने खर्चे प्रोडक्ट की कॉस्ट से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, यानी ये जो खर्चे फैक्ट्री के अंदर हो रहे हैं वो सारे के सारे कॉस्ट ऑफ सेल में आएंगे। वो कहाँ आएंगे जी? ये भी फाइनल अकाउंट के अंदर जाके एक आधा सवाल करवाऊंगा जिसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपको बनवाऊंगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वैसे आप इंट्रो में बनाकर आते हैं, ठीक है, और जिन्होंने वहां पर नहीं बनाया होगा अब फिर वो कैफ 5 के अंदर MA के अंदर बनाएंगे। आई कैफ ने उसको इसका हिस्सा बना दिया हुआ है पिछली दफ़ा से, ठीक है। तो इसका पार्ट वैसे नहीं है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, लेकिन मैं आपको फाइनल अकाउंट के सवाल में वो भी एक आधा सवाल करवाऊंगा जिसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमारा बन जाएगा। एनीवेज, जितने खर्चे प्रोडक्ट की कॉस्ट से रिलेट करते हैं, यूँ कह लो फैक्ट्री के जितने खर्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? कॉस्ट ऑफ सेल में। अब फैक्ट्री के क्या क्या खर्चे हो सकते हैं? फैक्ट्री क्या खर्चे होते हैं? सैलरीज, वेजेस है, ठीक है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है। इंपॉर्टेंट थिंग इज रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल आपने खरीदा, जो इस्तेमाल हो गया वो खर्च हुआ, या जो अभी इस्तेमाल नहीं हुआ, अभी अनइस्तेमाल्ड है, वो भी खर्चा बना देंगे। जैसे जो चीज़ बिकती है उसको कॉस्ट ऑफ सेल कहते हो, जो नहीं बिकती, अनबिक्ड होती है, वो क्या बन जाती है? क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेंट्री, और ठीक है ना। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ, आपका खर्चा। लेबर को पेमेंट्स की आपने, जितनी भी लेबर है, चाहे वो सुपरवाइजर है, चाहे वो ये लोग है डायरेक्ट लेबर है, चाहे सुपरवाइजर है, चाहे सिक्योरिटी गार्ड है, चाहे कोई फैक्ट्री का मैनेजर है, सारे के सारे जो फैक्ट्री के अंदर मुलाजमीन है उनकी वेजेस क्या है? ये फैक्ट्री का खर्चा है, कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगी। उसके बाद ये मशीन है, असल में ये हमारी मशीन लगी हुई है, ये बिजली पे चल रही है, ये बिजली का खर्चा है, कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा क्योंकि फैक्ट्री के अंदर ये बिजली इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, अगर ये फैक्ट्री हमने रेंट पे ली हुई है तो इसका रेंट कॉस्ट ऑफ सेल, और अगर ये हमारी अपनी है तो इसकी डेप्रीसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। ऐसे ये मशीन अगर हमने किराए पे ली हुई है तो इसका किराया कॉस्ट ऑफ सेल, और अगर मतलब कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब असल में तो कहानी पीछे वही चल रही है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का हिस्सा बनता है, लेकिन अभी आपके लिए इतना काफ़ी है कि इसको मैं कह रहा हूँ कॉस्ट ऑफ सेल में डालना है, ठीक है। बाकी जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कराऊंगा इंशाल्लाह तो वो भी रिवाइज हो जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में से कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकलती है, उसको ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स से एडजस्ट करके कॉस्ट ऑफ सेल निकालते हैं। दैट विल हैपन, जब जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे, ठीक है। अभी तो सिर्फ इतनी सी बात, ठीक है। अब फैक्ट्री अगर ये मशीन अगर अपनी है तो इसकी डेप्रिसिएशन FOH, ठीक है। FOH मतलब कॉस्ट ऑफ सेल। तो फैक्ट्री के अंदर जितने भी खर्चे हो रहे हैं इनको आपने कहाँ डाला करना है? कॉस्ट ऑफ सेल में, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग के अंदर ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस तो होती ही थी, तो ये सारे खर्चे, फैक्ट्री रेंट या फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन या सैलरीज, वेजेस, जितने भी खर्चे, इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री है, वो रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री है, जो फैक्ट्री की चार दीवारी में खर्चे हो रहे हैं वो कहाँ चले जाएंगे? आपकी कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग, ठीक है। उसके बाद बाहर आ जाते हैं, अब चीज़ें यहाँ पे आ गई। अब ये शोरूम है, यहाँ पे आप शो मारते हैं, ठीक है। तो ये शो मारने वाले रूम में आपके जितने खर्चे हो रहे होंगे, ये खर्चे कौन से खर्चे हैं? सेलिंग, कॉस्ट ऑफ सेल में, ये सेलिंग, हाँ कॉस्ट टू सेल है, और ये सेलिंग एक्सपेंसेस में हम सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन दोनों नाम इसके होते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इनको कहते हैं, ठीक है। मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी अक्सर इसी एक ही हेड, सेलिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। हम सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के अंदर ये सारे खर्चों को हम जो है वो क्लब करके एक लाइन आइटम के तौर पर लिख लें। जो मैंने अभी अभी लिखा था ये सेलिंग एक्सपेंसेस, ये जो मैंने लिखा था ना अभी, तुम कहाँ से आ गए, ये
तो सेलिंग एक्सपेंसेस के अंदर क्या कुछ आ सकता है, तो सेलिंग एक्सपेंसेस के अंदर देखें यहाँ पे एसी लगे हुए हैं अगर शोरूम में, उनकी बिजली का खर्चा सेलिंग एक्सपेंस। यहाँ पे सेल्स मैनेजर बैठा हुआ है, उसकी सैलरी सेलिंग एक्सपेंस। यहाँ पे सेल मैन है, उनकी सैलरीज। अगर ये शोरूम रेंट पे है तो इसका रेंट सेलिंग एक्सपेंस। और अगर ये शोरूम हमारा अपना है तो इसकी डेप्रिसिएशन। अब ये बुनियाद बना रहा हूँ, है फाइनल अकाउंट्स की बुनियाद। फाइनल अकाउंट्स का सवाल पहला इसलिए करा रहा हूँ कि फाइनल अकाउंट्स तक पहुंचने से पहले जितने टॉपिक्स करने हैं उनमें मैंने आपको एक्सट्रैक्ट्स बनवाने हैं। पीएनएल में ये जाना है, बैलेंस शीट में, और फिर जब फाइनल अकाउंट्स में जाना है तो उसके अंदर ये बातें भी इस्तेमाल हो रही है। तो हमारी डेप्रिसिएशन जो है वो फैक्ट्री से रिलेटेड डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगी। सेल डिपार्टमेंट सेलिंग एक्सपेंस जो है वो सेल डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितनी डेप्रिसिएशन है वो, और जो एडमिन डिपार्टमेंट से रिलेटेड करेगी वो, ये क्लासिफिकेशन करनी है। अब फेस के ऊपर आपने लंबी लिस्ट नहीं डालनी, बल्कि आप मोटे मोटे ये कुछ हेड्स बनाएंगे, ये कुछ फंक्शंस हैं बड़े बड़े जो कंपनी के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये सारे खर्चे आ गए इधर, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पे सवाल में लिखा हुआ है वेयर हाउस रेंट, सेलिंग या एडमिन, सेलिंग या कॉस्ट ऑफ सेल? जी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये बात है। अगर रॉ मटेरियल का वेयर हाउस है तो उसका रेंट या डेप्रिसिएशन अगर अपना है तो ठीक है, और अगर ये फिनिश गुड्स का है तो ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों को क्लासिफाई करके हमने क्लब करके इनको हेड्स के अंदर डालना है, बस यही, और कुछ नहीं है। वो मैंने आपको पहले ही बताया था, अकाउंटिंग आपको आती है, पीएनएल वही है, बैलेंस शीट वही है, बस थोड़ा सा ज़रा सुर्खी पाउडर ला के ज़रा बना लेनी है, ठीक है ना, तो सही है। तो एडमिन से रिलेटेड सारे खर्चे, ऑडिटर रेम्यूनरेशन, आप ऑडिट करने जाते हैं, आपको ऑडिट फी मिलती है, कहाँ पे डालें, कॉस्ट ऑफ सेल में या सेलिंग में? कॉस्ट ऑफ सेल में, सेलिंग में? ऑडिटर रेम्यूनरेशन एडमिन खर्चा है, ठीक है। मिसाल के तौर पे साइंसदानों को जो पैसे दिए एडमिन में डाल दें। आप लोगों की तनख्वाहें, हेड ऑफिस के खर्चे, बात समझ आ रही है? हेड ऑफिस खर्चे, आपके खिलाफ केस हो गया, किसी ने आपके खिलाफ केस कर दिया, आपने वकील को पैसे दिए, लीगल एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे? तो वो खर्चे जो फैक्ट्री से रिलेट नहीं करते, सेलिंग एक्सपेंस से रिलेट नहीं करते, वो कहाँ डाल देंगे? ये बात समझ आई? तो ये तो हो गए मोटे मोटे 3 मेन हेड्स, ठीक है। ये जगह आज तब्दील है ना, आप लोगों ने की है ना जगह तब्दील। अच्छा जी, तो सेलिंग एक्सपेंस। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट थिंग इज ये सारा कुछ अब कहाँ जा रहा है, ये जो डिटेल्स होंगी, बहुत सारे खर्चे होंगे, लेकिन आपने जो क्लबिंग करनी होगी ये कहाँ पे हो रही होगी जी? वर्किंग्स के अंदर। फेस के ऊपर आपको IS 1 कहता है बस ये चीज़ें आपने शो करनी है। तो वर्किंग 1 मिसाल के तौर पे हम कर लेते हैं जी, मेरी बनेगी कॉस्ट ऑफ सेल की बन गई, फिर सेलिंग एक्सपेंसेस सारे इकट्ठे करके एक हेड के अंदर यहाँ पे एक लाइन आइटम सेलिंग एक्सपेंस, ठीक है। ऐसे ही एक लाइन आइटम किसका? एडमिन एक्सपेंस का। अच्छा, अब इन दो खर्चों को ना जी उर्फ आम में इकट्ठा बोला जाए तो इनको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है जी। और ये अगर आप जीपी में से माइनस कर दें तो आपका प्रॉफिट आएगा ऑपरेशंस से प्रॉफिट, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसको कहते हैं, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं। क्या लिखना पसंद करोगे, जल्दी से बताओ? ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख लेते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये कोई ख़ास ब्रेक नहीं है, ये कोई ख़ास ब्रेक नहीं है जो लगानी हो, लेकिन मैं आपको ये ब्रेक इसलिए लगवा रहा हूँ कि मैंने कल थोड़ा सा जिक्र किया था। ये 2.5 पे सुनने वाले मुझे बताना है तुमने ये बातें समझ आई नहीं, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ बच्चों को कि डबल स्पीड 2.5 पे सुनने से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्किप हो जाती हैं। बताते रहना, ईमानदारी से बताना, ठीक है। छा गए हो तुम वैसे, है ना। कितनी देर में लेक्चर खत्म हो गया था? 40 मिनट। अच्छा, ऐसा तो होता होगा कि आपको बार बार फिर उसको रोक के रिवाइज भी करना पड़ता होगा, इससे बहुत तेज़ी से कोई चीज़ निकल जाती है ना। तो उससे बेहतर नहीं था कि अब बहुत ही मजबूरी थी तो यार चलो को 1.25 पे 1.5 पे सुन, चलो मैं बहुत स्लो बोलता हूँ, हैं। अच्छा यार, मैं माइंड नहीं करना, शुगर लगा रहा हूँ, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेनी, मैंने जो किया वो तो हो गया ना। अभी तुम मेरे पास आ गए, मैं खुद पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। अब करो जरा मुझे 2.5। अच्छा सॉरी, वापस आए, क्या कह रहा था मैं? हाँ, मैंने कल एक बात की थी कि IFRS 18 आ चुका है। IFRS 18 अभी ICAP ने अडॉप्ट नहीं किया, आपको अभी एप्लीकेबल नहीं किया आपके ऊपर, ठीक है, आ चुका हुआ है। तो आपको उसके आने से फ़र्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। जब कभी अडॉप्ट होगा ना तो वो मैंने वैसे ही इसके अंदर इनबिल्ट कर दिया, फ़र्क तो पड़ता कोई नहीं है थोड़ा सा, ठीक है। एक बीच में एक दो बस फॉर्मेट के अंदर ही चेंजेस थी और क्या, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ब्रेक लगा लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। नहीं भी लगाएंगे तो कोई मसला नहीं है। ICAP के सोल्यूशन के अंदर आपको ये ब्रेक नहीं मिलेगी, लेकिन आप लगा लिया करें, ठीक है।
कोई हर्ज नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अच्छा, अब इसके बाद ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ये मेन कोर एक्टिविटीज से सारी कुछ सेल्स, जो चीजें हम जो काम कर रहे हैं उससे आने वाला रेवेन्यू, फिर उन्हीं को बनाने के लिए या खरीदने के लिए जो खर्चे हुए कॉस्ट ऑफ सेल, और फिर ये सेलिंग एडमिन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये मेन खर्चे होकर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब इसके बाद ऑपरेशंस का पार्ट जो चीजें नहीं है, ये मैं इसलिए भी बुनियाद बना रहा हूं, ये कैश फ्लो के अंदर भी हमें इसकी जरूरत पड़नी है। जो कैश फ्लो का टॉपिक है, जो इस दफा बहुत एक्सपेक्टेशन भी है मेरी के लॉन्ग क्वेश्चन उसमें से आएगा। अच्छा, वो ग्रिड बड़ी जबरदस्त है। अब मैं सुकून से कह सकता हूं बेटा इस ग्रिड में से तो लाजमी ये सारा कुछ ही आएगा, क्योंकि टोटल 3 टॉपिक हैं, जिसको मैंने कहा था समझ लो 2 टॉपिक हैं, तो 2 टॉपिक हैं और 20-25 नंबर का सवाल आना है, तो एक तो आना नहीं है, 2 ही आएंगे इंशाल्लाह। तो बेहतरीन वो ग्रिड है जो आपको पास कराएगी इंशाल्लाह। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ये यहां तक हो गया। इसके बाद ये हमारे मेन ऑपरेशंस थे। अब इसके बाद मिसाल के तौर पे आपको पैसों की जरूरत पड़ी, आपके अपने पास पैसे कोई नहीं है, आप बैंक चले गए, बैंक ने आपको लोन दिया, उस पर उसने सूद लिया, इंटरेस्ट लिया। अब ये ऑपरेशंस का पार्ट, कोई बिजनेस इसलिए ही सेटअप करते कोई बंदा कि हमें जो है वो हम बैंक से लोन लिया करेंगे, उस पर इंटरेस्ट दिया करेंगे। ऑपरेशंस का पार्ट तो नहीं है ना, क्या ख्याल है? कोई बिजनेस इसलिए सेटअप करता है बंदा कि मैं लोन लिया करूंगा बैंक से, मेरा काम क्या है यार, कोर एक्टिविटी बैंक से लोन लेना, उसे इंटरेस्ट देना, ऐसे तो नहीं ना होता। और बोलो, तो इसका मतलब ये ऑपरेशंस का पार्ट नहीं। हाँ, ऑपरेशंस को रन करने के लिए आपको पैसों की, फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, वो आपके पास नहीं अरेंज हो पा रहा था तो आपने बैंक से जाके लोन लिया। अब इसकी कोई कॉस्ट होती है, तो ये कॉस्ट आप जो पे करते हैं ये क्या है? फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, तो ये कोर एक्टिविटी ना थी, फाइनेंस कॉस्ट। अच्छा, अब ये सिर्फ इंटरेस्ट नहीं होता, अब इसके अंदर बैंक चार्जेस, बैंक कमीशन वगैरह भी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन बहुत मशहूर चीज़ यही है, जो मेन खर्चा रिकरिंग नेचर का होता है वो क्या है? वो इंटरेस्ट होता है। बाकी कोई बैंक चार्जेस, बैंक कमीशन, कोई और इस तरह के बैंक से रिलेटेड खर्चे हों, फाइनेंस से रिलेटेड को खर्चे हों, तो वो भी इसी हेड के अंदर आएंगे। ठीक है, इसी तरह से आपके पास कुछ पैसे इजाफी हो गए, सरप्लस फंड्स नहीं रखे जाते। कोई बंदा कहे जी मेरे पास बिजनेस में बड़ा कैश पड़ा है, मैंने ऐसे करोड़ों रुपए कैश रखा हुआ है, तो समझदार बंदा क्या कहेगा? पागल हो, कैश तो अपनी वैल्यू लूज कर रहा होता है, कहीं और इन्वेस्ट करो, कहीं और इन्वेस्ट करो। तो आपने सरप्लस फंड्स पड़े थे, आपका मकसद तो फंड्स, सरप्लस कैश को इन्वेस्ट करके इन्वेस्टमेंट इनकम कमाना नहीं था, लेकिन सरप्लस फंड आ गया तो आपने उसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट करके आपने वहां से इंटरेस्ट इनकम या इन्वेस्टमेंट इनकम कमाई। अब इसको कहाँ ले जाएं? सेल्स में नहीं, इसके लिए एक हेड बना लेंगे जिसको कहेंगे, वो बेसिकली क्या कहते हैं यार उसको, चलो जो थोड़ा सा ऐसी एक डिफरेंट किस्म की चीज़ें होती हैं जो कभी ना होने वाली, कभी कभी होने वाली चीज़ें होती हैं, उसके लिए एक हेड हम रखते हैं, वो अदर एक्सपेंस उसका नाम रख लें। ठीक है, अदर इनकम उसका नाम रख ले। तो अदर इनकम, अदर एक्सपेंस वो हैं जो ऑपरेशंस का पार्ट, तो अदर इनकम हमने बना ली, उसके अंदर हमने इन्वेस्टमेंट इनकम को डाल दिया। ठीक है, अच्छा, ये साथ ही मैंने वो बोल दिया क्या? अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस में क्या जाना है? अगेन एक्सेप्शनल आइटम्स। क्या चीज़ जी? ये लफ्ज़ मुझे याद नहीं आ रहा था असल में। एक्सेप्शनल आइटम्स जो हैं अदर एक्सपेंसेस में डालेंगे। क्या मतलब? जो रूटीन का खर्चा नहीं है। उसकी वजह पता है क्या है? आपने बचपन में भी पढ़ा था, 55 में भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फ्रेमवर्क के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, अच्छी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्वालिटीज़ कुछ लिखी गई हैं, जिसके अंदर एक क्वालिटी क्या है कि ये कंपेरेबल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल होनी चाहिए। जैसे मैं कल भी गिरा था तीसरी क्लास में। अच्छा, ये क्या होनी चाहिए? कंपेरेबल होनी चाहिए। अब कंपेरेबिलिटी आती ही कैसे है कि आप जो है वो एक्सेप्शनल आइटम्स को, जो कभी कभार होने वाले हैं, उनको रूटीन के खर्चों का हिस्सा ना बनाएं। ठीक है ना? खैर, मैं मिसाल के तौर पे आपसे पूछता हूँ, हमने अपना प्लांट एंड मशीनरी जो होती है, ठीक है, तो हमने एक मशीन अपनी मशीन बेची। अगर उसके बेचने पे हमें गेन आया है तो क्या उसको रेवेन्यू में लिख लें, सेल्स में लिखें? नहीं, हमारी कोर एक्टिविटी फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट का मतलब ही क्या होता है? आज शुरू कर देंगे, उम्मीद है इंशाल्लाह हम IAS 16, जो कल मैंने कहा था शुरू करना है लेकिन कल भी नहीं हुआ। IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आज हम शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। तो उसका मकसद ही क्या है? देखो, आपने लाख रुपए का एक AC खरीदा मिसाल के तौर पे, आपने सारे का सारा एक्सपेंस आउट क्यों नहीं किया? है तो ये भी कॉस्ट, आप एंट्री करते हैं ना, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, क्यों नहीं किया एक्सपेंस? क्योंकि बेनिफिट तो एक्सपेक्टेड है, लेकिन वो एक्सपेक्टेड है ओवर अ स्पैन ऑफ 5-10 ईयर्स, काफ़ी अरसे तक फैला हुआ है। ठीक है ना? तो आपने उसको क्या कहा? इसको बेच के फ़ायदा नहीं लेना आपने। अगर यही आप AC का शोरूम हो, आपकी दुकान हो, आप AC बेचते हो, तो यही AC आपका PPE नहीं है, इन्वेंट्री। क्योंकि उसको इंटेंशन क्या है? इसको बेच के इससे फ़ायदा लेना है। और फिक्स एसेट किसे कहते हैं? ऐसा एसेट, ऐसा रिसोर्स जिसको आपने यूज़ करके फ़ायदा लेना है। ठीक है?
तो आपने फिक्स एसेट को बेचकर उससे गेन कमाना ये आपका मकसद नहीं था। आपने तो फिक्स एसेट की फैक्ट्री किस लिए लगाई है? इससे चीजें बनाएंगे, चीजें बनाकर बेचेंगे। तो अगर आपने वो फैक्ट्री की कोई आइटम, फैक्ट्री बेची, प्लांट बेचा, मशीनरी बेची, तो उस पर अगर गेन आया है तो इसको फिर सेल्स में नहीं डालना, इसको कहाँ डालेंगे? अदर इनकम में। अदर इनकम में कहाँ डालेंगे? अदर इनकम। गेन आया, गेन। एक मिनट, थोड़ी सी बात। और अगर आपको वो मशीन बेचने पर लॉस आ गया तो लॉस क्योंकि ये नहीं, क्योंकि ये फैक्ट्री से रिलेटेड एसेट है तो इसको कॉस्ट ऑफ सेल में डालेंगे, है ना? डाल दे। बी श्योर, मैं कहता रहूं अगर बात गलत है तो गलत है, डंके की चोट पे कहो नहीं डालना। ये एक्सेप्शनल आइटम है। हमारा मकसद फिक्स एसेट्स को बेच के उनसे गेन कमाना या लॉस इनकर करना नहीं था। फिक्स एसेट तो होते ही कई साल इस्तेमाल करने के लिए हैं। तो अगर आज मिसाल के तौर पे 10 साल पुरानी मशीन आज बेची और उस पर लॉस आ गया हमें, तो अगर मैंने उसको कॉस्ट ऑफ सेल में डाल दिया ये कहते हुए कि ये फैक्ट्री का एसेट है, इसका लॉस इधर डालो, तो पिछले साल की कॉस्ट ऑफ सेल और इस साल की कॉस्ट ऑफ सेल कंपेरेबल नहीं रहेंगी। रूटीन का खर्चा तो है नहीं, एक्सेप्शनल आइटम तो कहाँ ले जाओगे? अदर। तो आप सही थे, बस मैंने आपको डराया तो आप ऐसे हिलने लगे। नहीं, हिलना नहीं है, आप पक्के रहना इस बात के ऊपर, ठीक है? क्वेश्चन जो आपने मेंशन किया था इंटरेस्ट एक्सपेंस, श्योरिटी जो फंड्स की वजह से बैंक से लोन लेते हैं उसमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो वो भी अदर एक्सपेंस में नहीं, फाइनेंस कॉस्ट, उसका अपना घर मौजूद है, उसका अपना घर मौजूद है, ठीक है? फाइनेंस कॉस्ट एक अपना अलग से एक फाइनेंस का मतलब बिजनेस को चलने के लिए जो पैसे चाहिए, ठीक है, वो फाइनेंस कॉस्ट है, ठीक है? तो वो कहीं से बिजनेस ने रेज किए हैं, कोई लोन नोट्स इशू करके, कोई डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करके, बैंक से लोन लेकर, ठीक है? तो वो क्या है? आपकी फाइनेंस की कॉस्ट है, उसका अलग से घर मौजूद है। अदर एक्सपेंसेस के अंदर बाकी एक्सेप्शनल आइटम्स आते हैं। बड़े होंगे तो और भी बहुत कुछ आएगा इसमें, WWF, WPPF, डोनेशंस वगैरह, लेकिन आपके लेवल पे भाई ये 1-2 आइटम्स आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है? ओके, तो कुछ बात समझ आई? तो 2 चीज़ें अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद में इनफैक्ट 3 चीज़ें लिख देता हूँ, ठीक है? एक है फाइनेंस कॉस्ट, दूसरा है अदर इनकम, तीसरा है अदर एक्सपेंस, ठीक है? तो बहुत टेंशन नहीं आए कि अब बड़े खुले दिल के साथ खर्चों को कहीं नहीं है, यहाँ कहीं भी डाल देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमने आगे जाके अमोर्टाइजेशन, जैसे हम इंटेंजिबल का स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, ठीक है? उसके अंदर मसलन एक आपने ब्रांड खरीदा है, गुडविल तो अब रिकॉर्ड नहीं करते इंटरनल रेटेड हो तो, ठीक है? और अगर परचेज भी करें तो उसकी अमोर्टाइजेशन नहीं होती, तो इसलिए छोड़ें इस बात को। ब्रांड आपने खरीदा, क्या खरीदा जी? या कोई लाइसेंस है, एक्सपोर्ट करने का लाइसेंस है, एक्सपोर्ट लाइसेंस आपने खरीदा, ठीक है? तो आई के अपने एडमिन में भी डाला होता है, लेकिन आपको मैं यही मशवरा दूंगा कि एक्सपोर्ट लाइसेंस है, ये सेलिंग का खर्चा होना चाहिए, मोनेटाइजेशन तो वहाँ पे डाल देंगे, तो कोई मसला नहीं। आई के अपने आपके लेवल पे इतनी टेंशन नहीं लीजिए। जो अभी नया टॉपिक शुरू इधर ऐड किया ना, पहले ये कैफ 5 जो पहले होता था, कैफ 6 सब बन गए, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, ये पहले उसमें होता था फाइनल अकाउंट का चैप्टर, ये पिछली दफ़ा ऐड हुआ है। तो आई कैप ने हाथ हौला रखा हुआ है, लेकिन हम क्यों हौला रखेंगे? हम तो समझ कर जहाँ की चीज़ होगी वहीं पहुँचाएंगे, ठीक है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट के खर्चे हैं वो कहाँ डालने हैं, ये आपको सिखाऊंगा IAS 38 के अंदर। इस तरह से उनकी अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल्स की कहाँ जानी चाहिए। डिफरेंट तरह के इंटेंजिबल्स होते हैं, हो सकता है कोई प्रोडक्शन प्रोसेस हो आपका इंटेंजिबल, कॉस्ट ऑफ सेल में डाल दो। हो सकता है आपका कोई पेटेंट हो, ठीक है? हो सकता है आपका कोई कॉपीराइट हो सकता है फिर आपका कोई लाइसेंस हो सकता है आपका कोई जो है वो ब्रांड हो, इसकी मोटाई। तो ये डिफरेंट खर्चे होंगे, डिफरेंट हेड्स के अंदर जा रहे हैं। एनीवेज, बात बढ़ती जा रही है, बस करें अब, ठीक है? इतनी देर तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इसको मैं बात करूंगा फॉर्मेट के ऊपर। चलो अच्छा है, जितनी बात यहाँ पे हो जाएगी, कुछ ना कुछ बुनियाद के अंदर बात पड़ी हुई होगी, तो जब ये टॉपिक आएगा तो थोड़ा इजी फील करेंगे। पता नहीं मैं इतनी बात क्यों कर गया यार, मुझे माफ़ कर देना आप लोग। लेस कर दें फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट लेस करेंगे, और लेस कर देंगे इसमें से अदर इनकम, अदर एक्सपेंस कर दो, वो मैं नहीं वापस जा रहा, और ऐड कर देंगे अदर इनकम, ठीक है? वैसे तो एक और ब्रेक भी लग सकती है, लेकिन अब बहुत हो जाएंगी ब्रेकें। ब्रेक पता क्या है? फाइनेंस कॉस्ट माइनस करें, आपका आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या आ जाएगा जी? PBIT। वो फिर कैश फ्लो में यूज़ करना है, आगे जाके रेशियोज में यूज़ करेंगे कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में, लेकिन फिलहाल बस ठीक है इतना, ठीक है? तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा जी? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आएगा जी? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा, उसके बाद ना जी एक आइटम है जिसको कहते हैं टैक्स एक्सपेंस, जो कि आपके लेवल पे सिर्फ इतना सा ही है कि सवाल में गिवन होगा
प्रोविजन फॉर करंट टैक्स इतनी है और आप उसकी एंट्री करेंगे, किसी भी एक एक्सपेंस की तरह से एंट्री करेंगे, एक्सपेंस डेबिट पेएबल, अगर एक्सपेंस पे ना किया हो, एक्रूवल की एंट्री होती है ना, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, तो टैक्स एक्सपेंस की एंट्री आपके सिलेबस के अंदर कैफ 1 के अंदर सिर्फ इतनी सी है, एक एडजस्टमेंट गिवन होगी फाइनल अकाउंट में जाकर, जिसमें लिखा होगा कि टैक्स एक्सपेंस प्रोविजन इस साल के टैक्स का अंदाजा ये, आप उसकी एंट्री करोगे टैक्स एक्सपेंस डेबिट पीएनएल में यहाँ पे, और करंट लायबिलिटीज के अंदर टैक्स पेएबल क्रेडिट, बस। यानी इतनी आसान कहानी है नहीं, ये कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में जाके फिर आप देखोगे कि ये करंट टैक्स कैसे निकलता है, बिल्कुल वैसे जैसे आप उम्मीदें टैक्स पढ़ रहे होंगे तो इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ेंगे, उसके अंदर आप अकाउंटिंग प्रॉफिट पीबीटी के अंदर कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, कुछ लेस करते हैं, करेंगे इंशाल्लाह आप, तो ये आप कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में दोबारा करेंगे जाके, करंट टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, फिर एक चीज़ होती है डेफर्ड टैक्स, वो कैसे निकालना है, तो तब कहीं जाकर टैक्स एक्सपेंस बना करेगा। पर फिलहाल आपकी ज़िंदगी आसान है, मौजें हैं, वेव्स हैं, वेव्स, मौजें वेव्स हैं, किल करें, मौजें मारें, वेव्स किल करें फास्ट इंग्लिश में जी, लेस टैक्स एक्सपेंस, और आप पहुंच जाएंगे जनाब। अच्छा, अब ये बिल्कुल ज़रूरत नहीं था, अगर मैं इसको ना भी कराता यहाँ पे काम चल जाता हमारा, लेकिन मैंने ज़रूरी समझा कि पीएनएल और बैलेंस शीट एक दफ़ा बना लें, अच्छा है, अच्छा होता है ज़रा, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया जी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ये जो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक सेल्स से लेकर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक का ये जो फॉर्मेट है, ये जो एरिया है, इसको कहा जाता है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। क्या कहा जाता है जी? ओके। अच्छा, इसके बाद जो है ना जी, अगला हिस्सा जो है वो होता है अदर कंप्रीहेंसिव इनकम का, और इसमें क्या आता है मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा, ये जब आएगा तो देख लेंगे, आ जाएगा हफ्ते से 10 दिन में, हफ्ते के अंदर आ जाएगा। रिवेल सरप्लस आपके सिलेबस में बता देता हूँ, वो वही आना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर आ जाती है टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम। लेकिन आज वाले सवाल के अंदर अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि ये इंट्रोडक्शन अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है, उसकी रिवीजन है, तो इस वजह से यहाँ पर सिर्फ आपको जो सवाल मिलेगा उसमें आप पीएनएल बना रहे होंगे, ठीक है। सिर्फ क्या बनाएंगे जी आप? पीएनएल, ओके। तो ऊपर वाला हिस्सा बस है, बाकी ये ओसीआई अभी आपने नहीं बनाना, लेकिन ये आपके फाइनल अकाउंट्स के अंदर पूरा बना करेगा, और इस पूरे को कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। आपके सिलेबस में सिर्फ एक आइटम है इस अदर कंप्रीहेंसिव इनकम के अंदर आने वाला, और वो है रीवैल्यूएशन सरप्लस। और कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में जाएंगे तो एक और आइटम बढ़ जाएगा, वहाँ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का स्टैंडर्ड आता है, तो वो ऐड हो जाएगा, बस इतना सही है कैफ लेवल पे। लेकिन फिलहाल तो वहीं तक रहें जहाँ तक आपने पढ़ा हुआ, बिकॉज दिस इज रिवीजन। उसके बाद जनाब आप बनाया करते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के अंदर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर पहले तो मुझे ये बताएं, आज डिसाइड कर लें हम कि हम सबसे पहले क्या किया करेंगे, हम एसेट साइड लिखना पसंद करेंगे या इक्विटी लायबिलिटी साइड, बता दो। अच्छा, एक काम करते हैं, इक्विटी लायबिलिटी साइड वैसे कर लेते हैं, मेरा मशवरा है, इसलिए कि एक टॉपिक सिंगल एंट्री भी है, और सिंगल एंट्री के टॉपिक के अंदर मैं इसी को यूज़ करता होता हूँ, क्योंकि आपने बचपन में जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अंदर बैलेंस शीट बनाई थी ना, उसमें नॉर्मली मैंने देखा जैसे किताबों के अंदर, बच्चों के फॉर्मेट्स के अंदर, जो पर्चों के अंदर बंदा देखता है, जैसे बच्चे नॉर्मली कैपिटल एंड लायबिलिटी से शुरू करते हैं। तो ये मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको यूँ ना लगे कुछ नया हम पढ़ रहे हैं, आपको यूँ ही लगे इंट्रो ही चल रही है और साथ ही एफएआर भी हो जाए, ठीक है ना। तो इसलिए पिछले दफ़ा गालिबन मैंने पहला सवाल कराया था एसेट्स को ऊपर रख के, लेकिन आप सोच रहा हूँ कि तब्दील करके देखते हैं, तजर्बा करते हैं आप, ओके। तो कैपिटल एंड लायबिलिटी की बजाय हेडिंग क्या बन गई जी? इक्विटी एंड लायबिलिटी। एक तो ये चेंज आ गया, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, और इन इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ की हेडिंग के अंदर फिर इक्विटी की हेडिंग आएगी। ये थोड़ी देर पहले जो मैंने यहाँ पे आपके लिए बनाया हुआ है, ठीक है। तो इक्विटी के अंदर फिलहाल जो दो चीज़ें हैं वही लिखूंगा मैं। अच्छा, अगर आपकी इजाज़त दें तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ की हेडिंग की बजाय वो वाली हेडिंग में ज़रा स्किप कर दूँ। आप तो पर्चे में बनाएंगे ना, इक्विटी एंड लायबिलिटी की हेडिंग दे के फिर आगे इक्विटी की हेडिंग, फिर लायबिलिटीज़, लायबिलिटी में फिर नॉन करंट भी और करंट भी। मैं ज़रा थोड़ा सा ज़रा जो है ना वो करप्शन कर रहा हूँ, ठीक है। इक्विटी डायरेक्ट लिख दिया मैंने। इक्विटी के अंदर शेयर कैपिटल, फिर रिटेन्ड अर्निंग्स। इसके बाद दो चीज़ें और आ सकती हैं इसके अंदर, बल्कि वैसे तो और भी 2-3 चीज़ें आ सकती हैं,
इसमें ये ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, फिर इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी होता है, फिर जनरल रिजर्व भी होते हैं, कुछ चीज़ें हैं वो चेन इक्विटी के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल जितना आपको पढ़ाया है शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स, तीसरी कोई चीज़ नहीं लिख रहा। उसके बाद आपकी लायबिलिटीज स्टार्ट होती हैं, जिसमें लायबिलिटीज़ की हेडिंग में स्किप कर रहा हूँ, आपने देनी है। लायबिलिटीज़ के बाद सब हेडिंग होती है नॉन करंट लायबिलिटीज़, नॉन करंट लायबिलिटीज़, लिख ले भाई। नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर मसलन लॉन्ग टर्म लोन आ रहा है, ठीक है, एक ही काफ़ी है। करंट लायबिलिटीज़, अच्छा, अब करंट लायबिलिटीज़ के अंदर करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन भी आ सकता है, और भी बहुत सारी करंट लायबिलिटीज़ है। मैं फिलहाल सिर्फ लिख रहा हूँ ट्रेड पेएबल्स, जैसे ज़रा फॉर्मेट बना रहे हैं ना, तो ट्रेड पेएबल्स आ गए, ठीक है जी। तो इक्विटी यहाँ पे उसका टोटल आ जाएगा, एक टोटल कर देंगे सब टोटल, ठीक है। फिर लायबिलिटीज़ और फिर ग्रैंड टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का ये आ जाए। दूसरी साइड इसकी एसेट्स से स्टार्ट हो जाएंगे। एसेट्स के अंदर फिर आपको नॉन करंट एसेट्स मिलेंगे। एसिड को भी मैं ज़रा स्किप कर सकता था, लेकिन चलो जगह बन रही है। तो नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में अभी तक जो आपने पढ़ा हुआ है वो है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। अब बचपन में क्या करते थे आप, बैलेंस शीट के फेस के ऊपर लिखते थे लैंड, बिल्डिंग कॉस्ट लेस अक्यूमुलेशन, मशीनरी कॉस्ट लेस अक्यूमुलेशन, फलां चीज कॉस्ट लेस, एक लंबी लाइन के अंदर वो पीपी आपके नजर आ रहे होते थे। इसकी इजाजत नहीं। बैलेंस शीट के फेस के ऊपर ये एक स्टैंडर्ड है IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेट करता है। तो इस एक स्टैंडर्ड के इस PPE को बैलेंस शीट के फेस पर सिर्फ एक लाइन आइटम की इजाजत है, और उसके ऊपर नाम क्या लिखा होगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब इसके अंदर जो डिटेल है, कौन कौन से एसेट्स हैं, ओपनिंग में कितना था, एडिशन कितना हुआ, डिस्पोजल कितना हुआ, डेप्रिसिएशन कितनी है, इंपेयरमेंट कितनी है, रीवैल्यूएशन क्या है, ये सारी डिटेल्स आप बनाएंगे PPE के नोट में। ये हमारा अगला चैप्टर, अगला क्या, यही टॉपिक है जो शुरू किया हुआ हमने IAS 16 इंशाल्लाह, ठीक है। जो मैं कह नहीं रहा था आपको कल, PPE का नोट, PPE के साथ इंटेंजिबल का नोट बनवा लिया। अब इस दफ़ा आपका PPE का मुझे लग रहा है फिर आ जाना है, ठीक है। तो इंटेंजिबल PPE का नोट डिस्क्लोजर, वो डिस्क्लोजर में नोट्स में जाके वो सारी डिटेल होगी कि लैंड कितना, बिल्डिंग कितनी, सारे एसेट्स का टोटल करके एक बुक वैल्यू, एक फिगर उठेगी और उठकर फेस पे आएगी। इंशाल्लाह जब PPE का नोट बनाऊंगा तो उस नोट के एंड वाली फिगर को उठा के मैं यूँ लिखूंगा, बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स में इस तरह करके PPE। तो आपको समझ आ रही होगी बैलेंस शीट ये है और उसके अंदर फलां जगह पे ये नज़र आ रहा है, इसलिए बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट बनवा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो PPE मसलन इन्वेस्टमेंट एक आपका टॉपिक है, इंटेंजिबल्स इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटेंजिबल्स, फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, फिर बायोलॉजिकल एसेट्स IAS 41। तो ये 3-4 आइटम्स हैं PPE के साथ की तरह से नॉन करंट एसेट्स के अंदर आपके ये आ सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी है मेरे ख्याल से, टेंजिबल भी आ गए, इंटेंजिबल भी आ गए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ गई मसलन। उसके बाद करंट लायबिलिटी, सॉरी करंट एसेट्स में आपने जो बचपन में देखा था स्टॉक आता है, ठीक है, इन्वेंट्री कह दें या स्टॉक कह दें। फिर ट्रेड रिसीवेबल्स आ गए, कैश एंड बैंक आ गया, बस, ठीक है जी। तो ये कुछ आइटम्स करंट एसेट्स के आ गए। तो नॉन करंट और करंट एसेट्स का टोटल कर दिया आपने, और ये आपकी बैलेंस शीट तैयार, गर्मा गर्म बैलेंस शीट तैयार। तो ये जनाब आपका मोटा मोटा ज़रा फॉर्मेट था, ठीक है। अब एक सवाल करके इसको ज़रा मज़ीद पक्का कर लेते हैं। बाकी ये टॉपिक मैं अभी, मैं बार बार कह रहा हूँ, नहीं करा रहा, ये टॉपिक मैं अभी नहीं करा सकता आपको। जो पर्चे में फाइनल अकाउंट्स आना है, पर्चे वाला फाइनल अकाउंट्स अभी आप नहीं कर सकते हैं। 20 नंबर का सवाल आया इस दफ़ा इसमें से, तो उसकी हर एडजस्टमेंट के अंदर एक टॉपिक पड़ा होता है। जैसे IAS 16 का टॉपिक होगा तो उसकी एडजस्टमेंट नीचे आई हुई होगी, IAS स्टॉक की एडजस्टमेंट होगी, एक्रूअल की एडजस्टमेंट आ जाएगी, बैड आउटलेट की एडजस्टमेंट आ जाएगी, IAS 38 इंटेंजिबल की एडजस्टमेंट आ रही होगी, IAS 41 की एडजस्टमेंट आ सकती है। जितने स्टैंडर्ड्स हमने पढ़ने हैं अल्टीमेटली वो खुद से भी टेस्ट होते हैं और फाइनल अकाउंट्स के अंदर भी वो यूज़ होते हैं। तो इसलिए हम हर टॉपिक को
अकेले वाले सवाल को भी तैयार करते जाएंगे और साथ साथ उसके एक्सट्रैक्ट्स भी बनाते जाएंगे ताकि हमारा फाइनल अकाउंट भी साथ साथ तैयार होता जाए। स्टिल फाइनल अकाउंट के चैप्टर पे जाकर हमें कोई 6-7 लेक्चर्स फिर भी लगाने पड़ेंगे जिसमें हमने पूरे सवाल को काबू करना सीखना होगा। हालांकि उस सवाल को हमने अलग अलग करके हर जगह सीखा हुआ होगा, ठीक है। तो ये एक्सट्रैक्ट्स बनाने का सिर्फ ये मकसद है आज, वो फाइनल स्टेटमेंट बनाने का सिर्फ ये मकसद है आप कि आपको एक्सट्रैक्ट्स बनाने का पता लग जाए, ठीक है। तो इसमें कुछ नोट करना है तो कर लें, साथ साथ कर लिया तो अच्छी बात है। पिक्चर बनाई जा सकती है, कोई मसला नहीं है। जो बच्चे घर जाके नोट करते हैं, ऐसे भी होते हैं डबल डबल काम करने वाले, तो ठीक है वो भी। जी क्या हुआ? क्या मतलब 1 घंटा गुजर गया? हाँ, इतनी जल्दी कैसे हो गए 50 मिनट? किया क्या अभी तक हमने? यार एक तो टाइम को जो पर लगे होते हैं ना आप लोगों की क्लास के अंदर, अमेजिंग। अभी रुक जाओ यार, मैंने रुक जाओ कहा, आप उड़ने लग गए हो। आमिर भाई जो है ना बड़े मशहूर आदमी है। आमिर भाई को मैंने बड़ी दफ़ा कहा कि आमिर भाई आप ना कसम से किताब रजिस्टर लेकर बैठ जाते, अब तक आपका सीए हो गया होना था। इतने साल से आप कम से कम मेरे वाले पर्चे तक कारी क्यों होने, लेकिन आमिर भाई बैठ के मोबाइल देखते रहते हैं। बड़ी मुसीबत है ये मोबाइल, अल्लाह इससे बचाए आपको। क्वेश्चन नंबर 1 लैरी वाला ओपन करें, पढ़ना शुरू करें। आप कर लीजिए, आप पार्ट 2 शुरू कर लें, आपको बहुत आखिर आएगी।